नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली ईरान और यूएस के बीच की जो डील है, ऑल्दो एक तरफ हमने देखा कि इजराइल जो है वो लगातार लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है और लास्ट वार्निंग ईरान ने दी है कि इजराइल को भी आप इस डील के अंदर इंक्लूड करिए। वो लगातार लेबनान के ऊपर मतलब अटैक किए जा रहे हैं। ऑल्दो आपने कह दिया कि लेबनान भी इस फ्रेमवर्क में इंक्लूड है, बट इजराइल मानने को तैयार नहीं है। कल उसने 16 लोग को मारा, आज उसने 34 लोग को मारा इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक्स के अंदर लेबनान में। तो पूरा फुल ऑन फाइटिंग उधर वो एक तरफ कर रहे हैं। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि कोई डील वील हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस और ईरान की डील अभी भी सक्सेसफुल है, अभी भी चल रही है। ईरान के रिप्रेजेंटेटिव स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, यूएस के रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंच चुके हैं और वो डील इज इन प्लेस। कहा जा रहा है कि फाइनली जो डॉक्यूमेंट होगा वो रिलीज किया जाएगा, वर्ड टू वर्ड सारे रिपोर्टर्स को बताया जाएगा कि किस किस चीज़ों पर समझौता बना और को क्या चीज़ें जो है वो 60 दिन के विंडो में डिस्कस की जाएंगी। ये सारी बातें अभी कुछ समय में आपके पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा, रिलीज कर दी जाएंगी। बट एक तरफ आप देखो कि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ ये डील भी चल रही है। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ईरान जो कि अभी तक इतना हार्डलाइनर रहा, जो कि बिल्कुल भी अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था, जिसने डील तक करने को मना कर दिया था, अचानक से इतना अटैक होने के बावजूद, लेबनान में इतना अटैक होने के बावजूद, इतने लोगों के मारे जाने के बावजूद, हिजबुल्लाह के कमांडर्स के मारे जाने के बावजूद, वो आखिर क्यों बेयर कर रहा है? वो आखिर क्यों डील कर रहा है यूएस के साथ? वो सीज फायर को कैंसिल क्यों नहीं कर देता? देयर इज अ टेक टू इट। क्योंकि इस डील से आईआरजीसी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है और इसीलिए फाइनली अब आईआरजीसी समझ चुकी है कि उनका सारा प्रॉफिट जो होने वाला है वो इस डील से होने वाला है, इसीलिए वो इस डील को कर रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि हम सारे सैंक्शंस को हटाने वाले हैं। मतलब सारे सैंक्शंस 100% तो नहीं हटेंगे, बट सैंक्शंस को रिलीव किया जाएगा और ऑयल वेवर दिया जाएगा ईरान को। ईरान अपने ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में खुलेआम बेच सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। इससे फ़ायदा जो होने वाला है वो आईआरजीसी के कॉमर्शियल एम्पायर को होने वाला है। और आज हमारी चर्चा इसी चीज़ के ऊपर पूरी कंप्लीट तरीके से होने वाली है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी ने अपना QEP प्रोग्राम यूपीएससी मेंस 2026 के छात्रों के लिए लॉन्च कर दिया है। इस प्रोग्राम की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 8,999 है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। एक तो आपकी मेंस पर्सपेक्टिव, मेंस के हिसाब से लाइव क्लास लगाई जाती है, स्पेशल फोकस होता है आंसर राइटिंग के ऊपर आपका, क्योंकि इवेंचुअली आपको लिखना वही है। मेंस के लेवल के हैंडआउट्स आपको दिए जाएंगे। आंसर राइटिंग जो आप करते हो वो लाइव उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, मतलब आपके सामने वो आंसर्स आपके इवैल्यूएट किए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इवैल्यूएशन जो है वो 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा और इसमें आपके जो टॉपर्स होंगे वो भी 20 सेशंस आपके लेंगे। तो मतलब एक कंप्लीट अपने आप में पूरा प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मिलती है सिर्फ 8,999 के अंदर। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको मेंस के लिए तैयार करेंगे। तो लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो इस पूरी डील में अब देखो ये डील पहले हो कैसे पाई। सबसे बड़ा जो पंगा था वो क्या था? अभी तक ये डील क्यों नहीं हो पा रही थी? अभी तक ये डील इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि आईआरजीसी जो है वो इस डील को खोने नहीं देना चाहता था। आईआरजीसी कभी नहीं चाहता था कि ये डील उनके बिना हो जाए, या वो अभी पूरा सेंट्रल रोल उनका ना हो और ये डील यूएस और ईरान की सरकारों के बीच में हो जाए। ऐसा आईआरजीसी कभी नहीं चाहता था। हम थोड़ा सा आईआरजीसी का रोल समझते हैं कि ईरान के अंदर अगर आप आईआरजीसी को देखोगे तो वो सिर्फ मिलिट्री रोल नहीं है उनका। एंड आईआरजीसी इज नॉट टेक्निकली ईरान मिलिट्री। ईरान की मिलिट्री अलग है, आईआरजीसी अलग है। इनके जो कमांड हेड्स हैं वो भी पूरी तरीके से अलग हैं। आईआरजीसी सीधा सीधा सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करती है, ये बात तो हम सबको पता है, और सुप्रीम कमांडर ही सारी डिसीजन आईआरजीसी की लेते हैं। अब इनका उदय पूरे उसमें अगर आप ईरान के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो इनका उदय कैसे हुआ और कैसे इन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया, तो ईरान के पॉलिटिक्स का, ईरान के मिलिट्री का और ईरान के इकोनॉमी का पूरा कंट्रोल धीरे धीरे आईआरजीसी ने लिया। और उसके पीछे पॉलिटिक्स और मिलिट्री तो आप समझते ही हो, क्योंकि सुप्रीम लीडर का सीधा हाथ है तो पॉलिटिक्स के ऊपर सीधा कंट्रोल हो ही जाएगा, मिलिट्री के ऊपर हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमी को कैसे इन्होंने कंट्रोल लिया, इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है और इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों आईआरजीसी को इस डील से फ़ायदा होने वाला है। तो होता क्या है कि ईरान और इराक का वॉर चल रहा होता है और उस समय ईरान को काफ़ी नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत नुकसान ईरान को झेलना पड़ता है। तो जब ये वॉर ख़त्म होता है उसके बाद, क्योंकि उस समय पर ईरान के सुप्रीम लीडर को बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया था। हमें पता है कि ग्रुप ऑफ बहुत सारे लोगों ने ईरान में जो ये थियोक्रेसी है इसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, जो रिलीजियस हेड हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी और बहुत सारे लोगों को उस समय पर लटकाया भी गया था, सज़ा भी मिली थी। तो उनको ट्रस्ट नहीं था ईरानियन मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि उनको ये था कि ये शाह की मिलिट्री है,
या कह सकते हो कि ये ईरान की मिलिट्री है जो कभी भी जिसकी भी सरकार बन जाएगी उसकी तरफ चली जाएगी। तो हम पूरी तरीके से ईरान की मिलिट्री के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये बात उसके रिलीजियस हेड्स को समझ में आती थी ईरान के, और इसीलिए उन्होंने आईआरजीसी खड़ा किया। और इसका जो पोजीशनिंग देखोगे आप, तो वो ईरान की मिलिट्री के तौर पर नहीं हुई, वो इस्लाम की आर्मी के तौर पर उसकी पोजीशनिंग की गई। इसीलिए आप आईआरजीसी का फुल फॉर्म इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इट इज़ नॉट ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। हम उसको आसान भाषा में या उस टर्म में कह देते हैं ईरान रिवॉल्यूशनरी, लेकिन वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं। इट मीन्स द पोजिशनिंग इज दैट दे आर द आर्मी ऑफ द इस्लाम्स। और उन्हीं के हाथ में पूरा ईरान का रीडेवलपमेंट प्रोग्राम सौंपा गया कि जो पूरी इकोनॉमिक नुकसान हुआ है उसको आप रीडेवलप करिए, और आप देखिए कैसे हम दूसरे देशों से संबंध बना सकते हैं। तो दे आर प्लेइंग अ वेरी सेंट्रल रोल इन द फॉरेन पॉलिसी, इन एस्टैब्लिशिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ईरान, प्लस उसके साथ में उनका पूरा कमर्शियल एम्पायर धीरे धीरे खड़ा करते गए। तो ये पूरा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत वो अपना पूरा जो कमर्शियल एम्पायर आईआरजीसी ने अपना बनाया, वो विद टाइम इतना बड़ा बन गया कि अब उससे बड़ी कोई कंपनी है ही नहीं। आईआरजीसी इज अ कंपनी जो आप ईरान के अंदर में देखते हो। और अगर आपको ईरान के अंदर जाना है, घुसना, बिजनेस करना, यू नीड आईआरजीसी फॉर दिस। जितनी भी ईरानियन कंपनीज आप देखोगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आईआरजीसी से लिंक्ड होंगी, और इसीलिए आईआरजीसी इतना पावरफुल है ईरान के अंदर। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यूएस की पूरी पॉलिसी जो रही थी, सेंट्रल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ ईरान, वो ये रही थी कि हम आईआरजीसी को जितना वीक करेंगे उतना अच्छा कंट्रोल हमको ईरान के ऊपर मिलता जाएगा, और उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप इस्लामिक रूल को ख़त्म कर सकते हो। इसीलिए बराक ओबामा का आप देखोगे तो बराक ओबामा का हमेशा ये पर्सपेक्टिव था कि हम ईरान की सरकार के साथ जितना ज़्यादा इंगेजमेंट करें उतना अच्छा है, क्योंकि ईरान की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आईआरजीसी से इतर हट के अपनी एक पोजीशनिंग रखती है लोगों के सामने। और लोग भी जो हैं वो जो 50 to 60% लोग हैं जो काफ़ी मॉडर्न है ईरान के लोग बहुत मॉडर्न है, वेरी मॉडर्न। वो जो मॉडर्न सोसाइटी वो आईआरजीसी से कहीं ना कहीं हेट करती है कि बहुत हार्ड लाइनर्स हैं, ये हमारे ऊपर रूल्स को थोपते हैं, ये हमारे ऊपर रिलीजन्स को थोपते हैं, हम अपने तरीके से प्रोफेस करना चाहते हैं वो नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए बराक ओबामा ने बहुत ज़्यादा डायलॉग किए थे ईरान की गवर्नमेंट के साथ में। ट्रंप ने वो सारी फॉरेन पॉलिसी की ऐसी तैसी कर, ट्रंप ने तो मतलब बर्बाद कर दिया यूएस की फॉरेन पॉलिसी को, चाहे वो आपका इंडियन ओशन में हो गया, चाहे वो आप देखो यूरोप में हो गया, चाहे वो आप देखो कि वेस्ट एशिया में हो गया, उन्होंने बर्बाद कर दिया ट्रंप ने क्या किया, बिल्कुल इसका उल्टा काम कर दिया। उन्होंने इस वॉर के थ्रू आईआरजीसी को और पावरफुल कर दिया। कैसे? जितने भी टॉप के लीडर्स थे उनको एलिमिनेट करना, सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करना। इससे हुआ क्या, आईआरजीसी ने ईरान का पूरा कंट्रोल रख लिया, ले लिया अपने हाथ में कि अब कौन चलाएगा ईरान को, तो हम चलाएंगे। हम लड़ रहे हैं ना ईरानियंस के लिए, ईरान के लोगों के लिए, ईरान की सेफ्टी के लिए, पर्शियन एम्पायर के लिए, उस प्राइड के लिए हम लड़ रहे हैं। आईआरजीसी इज फाइटिंग। तो उनका एक तो जो इमेज वाइट वॉश था वो भी हो गया, और उससे उन्होंने ईरान को पूरा कवर भी कर लिया, अपने अंडर में भी ले लिया, जो जहां पर एक पूरा कंटेस्ट था। दूसरी चीज़, मुश्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये और पावरफुल हो गए। तो अगर कोई डील होती है, और क्योंकि इस डील में ये बात साफ साफ कह दी गई है कि जो सैंक्शंस हैं ये सैंक्शंस हटाए जाएंगे, सैंक्शंस को ईज ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा जो पूरा मतलब सैंक्शंस ईज ऑफ होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब बाहर फॉरेन फर्म्स जा करके इन्वेस्ट करेंगी, तो आखिर फ़ायदा किसको होगा? जिसके हाथ में बिजनेस होगा, और बिजनेस किसके हाथ में? आईआरजीसी के हाथ में है। आप देखो पूरा ऑयल सेक्टर आईआरजीसी चलाता है, उनका पूरा कंस्ट्रक्शन, सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म आईआरजीसी की है, खातम अल अनबिया। कम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशन, शिपिंग, पोर्ट, सब कुछ पूरी तरीके से आईआरजीसी वहाँ पर रन करता है। एंड दिस इज़ दी मेजर प्रॉब्लम। इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पूरी डील से सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा, जो पूरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लो करेंगे अब ईरान के अंदर, जितनी भी डील होगी, वो सबका फ़ायदा जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगा वो आईआरजीसी होगा। और इसीलिए आप देखो कि इनफैक्ट इजराइल इतना अटैक कर रहा है यहाँ पर लेबनान के ऊपर, उसके बाद भी ईरान की तरफ से सिर्फ वार्निंग्स आ रही है। अभी तक ईरान होता तो रिटेलिएट कर देता, पुराना ईरान रिटेलिएट कर देता, लेकिन अब कोई रिटेलिएशन आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फायदा ईरान के सबसे पावरफुल लोग यानी कि आईआरजीसी को हो रहा है। और इसीलिए आईआरजीसी इस डील को एट एनी कॉस्ट करना चाहती है, ताकि वो कॉमर्शियली इसको और ज़्यादा बिल्ड कर सके। तो बिल्कुल जैसे वो पाकिस्तान के ढर्रे पर, एकदम उसी ढर्रे पर ये लोग बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और आईआरजीसी दिन पर दिन पावरफुल होते चली जा रही है, और सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को होने वाला है इस पूरी डील के अंदर। अब आप पूरा इसमें कुछ एग्जांपल्स देखिए। आईआरजीसी ये इतना
इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। वहाँ पर जो बैंक्स हैं वो पूरी तरीके से IRGC के अंडर में आते हैं। 100 ऑफ ब्रांचेस हैं। लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क जो है ईरान का वो IRGC चलाता है। जो लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म है खातम अल अनबिया कंस्ट्रक्शन फर्म है, 20,000 लोग उसमें काम करते हैं। ये इतना बड़ा फर्म है और जितनी भी मेजर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इनको जाते हैं। मेजर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट खातम अल अनबिया को जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई काम होगा, बैंकिंग के अंदर कोई काम होगा, मतलब इन सारे सेक्टर्स के अंदर कोई काम होगा, वो कौन करेगा? ऑटोमेटिकली वो मतलब आपका IRGC करेगा। और IRGC वो चीज़ है, IRGC को ये लोग कहते थे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज भी कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि IRGC ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को पूरा क्रिएट किया हुआ है। उनको पैसा प्रोवाइड करना, हिजबुल्लाह को खड़ा करना, हमास को खड़ा करना, हुदीस को खड़ा करना, ये लोग उनको टेररिस्ट बोलते थे। अब उन्हीं के साथ ये बैठ करके डील करेंगे और उन्हीं के साथ प्रोबेबली ये लोग बिजनेस करेंगे। तो IRGC को खड़ा करने में जो सुप्रीम लीडर थे उनका बहुत बड़ा रोल था। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहोल्लाह, उनका बहुत बड़ा रोल था। फिर अयतुल्ला आए, अयतुल्ला खामनेई आए, उनका बहुत बड़ा रोल था। तो इन सब लोगों ने एक तरीके से खड़ा किया। अयतुल्ला रुहोल्लाह खोमेनी जो थे उन्होंने सबसे पहले इनको पूरा जिम्मेदारी दी। उसके बाद आप देखो तो अयतुल्ला खामनेई आए तो उन्होंने फिर जा करके और जिम्मेदारी इनको दी। तो IRGC धीरे धीरे पूरी तरीके से इतना पावरफुल बन गया और मुश्तबा खामनेई के आने के बाद कहा जा रहा है कि और ज़्यादा पावरफुल हो गए। क्योंकि अयतुल्ला खामनेई जब मारे गए, अयतुल्ला खामनेई फिर भी एक अपने आप को रिलीजियस लीडर मानते, तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे मिलिट्री मैटर्स के अंदर या पॉलिसी मैटर्स के अंदर। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस उनका आपको दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब से मुश्तबा खामनेई आए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी हार्डलाइनर, तब से IRGC और पावरफुल हो गया। इसीलिए आप देखो IRGC ने बड़ी मेहनत करी कि किसी भी तरीके से हम मुश्तबा खामनेई को लीडर बना दें, सुप्रीम लीडर बना दें, ताकि पूरा कंट्रोल हमारे अंदर आ जाए। और देखो कंट्रोल जैसे उनके अंदर आया, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और यही IRGC था जो इसकी पूरी लड़ाई लड़ रहा था कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक सिस्टम है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस्लामिक सिस्टम ख़त्म होगा तो IRGC ख़त्म होगी, क्योंकि उसकी पूरी पोजिशनिंग इस्लामिक आर्मी के तौर पर है। तो इसीलिए वो पूरी पुरजोर कोशिश उन्होंने करी कि ये इस्लामिक सिस्टम ख़त्म नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी लीडर बन जाए, चाहे सुप्रीम लीडर कोई बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन ये रिजीम, ये जो इस्लामिक सिस्टम है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। तभी जब जा करके सैंक्शंस जब रिलीफ होंगे, जब सैंक्शंस ईज ऑफ होंगे, तो हमें उसका फ़ायदा होगा और हम और बड़ा एम्पायर अपना बना सकते हैं। सबसे पहला तो इनको फ़ायदा क्या होने वाला है? सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड की बात हुई है, जो रिकंस्ट्रक्शन फंड इन्वेस्टमेंट के रूप में ईरान के अंदर फ्लो करेगा, तो उसका पूरा जिम्मेदारी इनके हाथ में चली जाएगी और ये और पावरफुल हो जाएंगे। IRGC का जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग आर्म है खातम अल अनबिया, जिसके अंडर में कई सारी जिससे एफिलिएटेड कई सारी कंपनीज हैं, मतलब जितनी भी कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड है। और ये जो है वो IRGC से सीधा सीधा रिलेटेड है। टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर आप देख लो, कार मेकिंग के अंदर आप देख लो, टूरिज्म के अंदर आप देख लो, जितने भी फर्म्स ऑपरेट करते हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली IRGC से रिलेटेड हैं। जितनी ऑयल एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब ये पूरा प्रोसेस इसमें IRGC पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। शिपिंग पूरा IRGC देखता है, पोर्ट्स पूरा IRGC देखता है। तो ये पूरा एम्पायर उनके अंडर में जा चुका है। और इसीलिए अगर आपको ईरान के अंदर बिजनेस करना है तो यू नीड IRGC। और ईरान का अपना एक लॉ भी है। ईरान का जो इन्वेस्टमेंट लॉ है वो क्या कहता है कि अगर आप ईरान के अंदर इंडिपेंडेंट आप इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ईरान की किसी लोकल फर्म के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और उसके बाद ही जाकर के आप ईरान में बिजनेस कर पाओगे। यानी कि मतलब जब आप ईरान के अंदर जाओगे तो आपको पार्टनर करना पड़ेगा लोकल फर्म से। और लोकल फर्म्स कौन है? दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू IRGC। हर सेक्टर में, लगभग हर सेक्टर में, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में। तो IRGC के साथ आपने पार्टनर किया, उसके बाद आप ईरान के अंदर ऑपरेट कर पाओगे। इसका मतलब IRGC वो होगी जो डिसाइड करेगी कि कौन से इन्वेस्टर्स ईरान में आएंगे और किसको ईरान में अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब बेसिकली दे आर द गेट कीपर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। और ये सारी रियलिटी वेस्टर्न फर्म्स को पता है। तो अब वेस्टर्न फर्म्स क्या करेंगी? वो ल्योर करने की कोशिश IRGC को शुरू करेंगी, और वो ल्योर करने की कोशिश ऑलरेडी शुरू हो भी चुकी है। आप स्टेटमेंट्स देखिए उन लोग के जिन्होंने ये सैंक्शंस को पूरा रन किया है, उनका कहना है कि ये रिलीफ करोगे तो IRGC को ल्योर करने की कोशिश होगी ताकि वो प्रोजेक्ट्स उनको मिलें और ये कंपनीज ईरान के अंदर जाएंगी, IRGC के साथ मिलकर के काम करेंगी और अपना बड़ा एम्पायर, बिजनेस एम्पायर बनाएंगी। अब आप उन लोग का सोचिए, उन मासूम लोग का सोचिए जो इस पूरे वॉर में मारे गए बेचारे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, जिनको ये सब इतना गेम पता ही नहीं है, जो सीधे साधे आदमी, उनको कुछ नहीं पता। IRGC ने अपना फॉर्च्यून बना लिया। वो कंपनीज जो ईरान में जाना चाहती थी, इन्वेस्ट करना चाहती थी, उन्होंने अपने फॉर्च्यून बना लिए। और नुकसान किसका हुआ? हमारा, आपका और उन लोगों का जो उसमें मारे गए। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।